अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद से बात अपने वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। किसी भी मुल्क में जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोगों की वेलफेयर की बात करते हैं, तो उसमें महंगाई का अंसर जो है वो सबसे पहले डिस्कस होता है। और हम लोग उसी अंसर के ऊपर ट्विस्ट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बयानात आते हैं, लेकिन उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए हमको पायदार इकोनॉमिक पॉलिसी मुतारफ नहीं करवा पाते, क्योंकि हमारा शायद उस तरफ ध्यान नहीं होता। जब आप हर चीज को पोलिटिसाइज कर देंगे, हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है उसको इतना बुरा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त शायद जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके इंटरेस्ट में नहीं कि लोगों की वेलफेयर में इजाफा हो या महंगाई को कंट्रोल कर सकें। जैसा मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, उसमें बड़ा एक अनोखा बयान जो है वो हमारे वजीर खजाना साहब ने पिछले दिनों दिया है कि पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं। कभी आप इन कीमतों के बढ़ने को करंट खसारे के साथ जोड़ते हैं, कभी इसको आप जो मुल्क के अंदर माफियाज हैं उसके साथ जोड़ते हैं, और कभी आप जनाब वाला पूरी दुनिया की जो मार्केट है उसमें कीमतें बढ़ती हैं उसके साथ जोड़ते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो जाहिर सी बात है जो कहीं पे भी दुनिया के किसी हिस्से में कोई इकोनॉमिक इवेंट होगा तो उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे। लेकिन हमें देखना यह है कि हमारी उन ममालिक के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कितनी है या ट्रेड इंटीग्रेशन कितनी है। क्योंकि जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, हम 2007 और 8 के फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस की बात करें, तो उसके पाकिस्तान के ऊपर इतने ज्यादा असरात नहीं हुए। हाँ, आपका पड़ोस मुल्क जो इंडिया था उसमें काफी ज्यादा असरात उसके हुए थे, और उसकी शायद वजह यह थी कि हमारा यूएसए के साथ ट्रेड इतना ज्यादा नहीं है, इंडिया का ट्रेड हमसे ज्यादा है। तो ये भी हमें चीजें देखनी है। मुल्क वाकई अनोखा नहीं है, क्योंकि अगर बाकी दुनिया की बात करें तो कोविड के अंदर भी उनका जीडीपी पर कैपिटा बड़ा है। अगर खासकर हम चाइना की बात करें जिसने पूरी दुनिया को हैरान भी कर दिया और हिला के भी रख दिया, तो हम उसमें कंपैरिजन क्यों नहीं करते। पूरी दुनिया के ममालिक मुख्तलिफ खित्तों में आबाद हैं, उनका जीडीपी पर कैपिटा भी मुख्तलिफ है, और हमसे तो डेफिनेट ज्यादा ही होगा। हम उस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान कंपेयर क्यों नहीं करते। तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के बयान देते हैं, क्योंकि लोगों की सेटिस्फैक्शन जो है वो तो बड़ा दूर का मसला है। अगर हम मेरे पिछले व्लॉग्स देखें तो उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट हो चुका है, और अमूमन शायद मेरा फिगर जो था 15 से 17% का था। गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं और अगले साल इन्फ्लेशन जो है वो 7% पे चला जाएगा, इस साल जो है वो 8-9% पे रहेगा। अब चूंकि हमें आदत है कि जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी प्रोजेक्शंस या उनकी रिसर्च के ऊपर हमें इतना ज्यादा इत्मीनान नहीं है, तो हम कहते हैं जी वो ब्लूमबर्ग, मोडीज या और जो अदारे हैं उन्होंने कहा है कि पाक में महंगाई जो कंट्रोल हो रही है, तो इसलिए महंगाई कंट्रोल होगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने ये कहा है। अब जाहिर सी बात है वो भी चीची की मलिया में तो बना नहीं है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वर्थ रखता है अपनी हर चीज में, तो वो भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा है। जब वो महंगाई बढ़ने के खदशे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है वो महंगाई बढ़ेगी। और अब जो गवर्नमेंट के अपने अदाद-ओ-शुमार हैं जो हर हफ्ते तकरीबन पब्लिश होते हैं, उसमें ये कहा गया है कि हफ्तावार महंगाई में कमी हुई है, लेकिन सालाना शरह फिर भी 13.88% है। तो इसको हम फिगर राउंड कर लें तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में अभी भी 14% इन्फ्लेशन पाया जाता है। तो मैंने जब आपको 15 से 17% कहा था, तो फिर मेरा तो अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि चीजें डे बाय डे महंगी होती जा रही, सस्ती कोई चीज हो नहीं रही। तो मैं नहीं मानता कि ये इन्फ्लेशन
का फिगर जो 14% बताया गया ये ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इधर भी नजर करनी चाहिए, बजाय कि हम अपने आप को मैनिपुलेशन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व करें। और क्योंकि आपका करियर पॉलिटिकल है, तो इसलिए आपको हर लिहाज से हर चीज को देखना होता है, फिर उसके बाद आपको बयान जारी करना होता है, ताकि लोग जो हैं कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्रीवियस जो है वो बयानात थे उसको ला के आपके सामने खड़ा कर दें, जैसा कि आजकल हो रहा है। अब एक ये भी बयान है, ये भी सुन लें आप, कि लोगों की आमदन बढ़ने से दरामदाद बढ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे थे कि इकोनॉमी जो है कोविड के असर से उसने बाहर आना शुरू किया है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ना शुरू हुई है, तो उससे दरामदाद में इजाफा हुआ है। लेकिन अब यहाँ तो बात ही सूरत है, अब बात ही कुछ और हो गई है। आप कह रहे हैं जी लोगों की आमदन में इजाफा हुआ है तो उससे दरामदाद बढ़ गई है, उसके ऊपर ये लोग क्या जनाबे वाला जस्टिफिकेशन देते हैं, सुनिए। और खैर मेरी तो हंसी निकल ही जाती है और मैं कोशिश करता हूँ हंसी रोक के बात करूंगा आपसे, और जब आप सुनेंगे तो शायद आपकी भी हंसी निकलेगी। वो कहते ये हैं लोगों की आमदन में 4% इजाफा हुआ है, शरह नमू जो है वो मनफी से 4% हुई है, लोगों की आमदन में 4% इजाफा हुआ है। रोशन डिजिटल अकाउंट में $2.3 अरब आ चुके हैं। 1000 तारकिन वतन योमिया अकाउंट खुलवा रहे हैं। दरामदाद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों की आमदन बढ़ रही है। 5000 का नोट खत्म कर दिया गया तो लोग सोना और डॉलर खरीदना शुरू कर देंगे। ये बात अभी देखें, जब लोगों की आमदन में इजाफा होता है तो मैं समझता हूं कि शायद लोग अपना जो लिविंग स्टाइल है या लिविंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। लोग अपनी बुनियादी जरूरियात जो उसके अंदर क्वालिटी लेके आते हैं। तो अब यहाँ पे सूरत कुछ और हो गई है। अब कल को ये कह देंगे भाई लोगों की आमदन में इजाफा हुआ है, जैसे लोगों ने डॉलर खरीद के जो है वो अपने बक्सों में बंद कर लिए, जिसकी वजह डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। कभी हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोने की कीमत में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी सोने की कीमतों में इजाफा हो गया है। और अब आप ये कह रहे हैं कि लोगों की आमदन में 4% इजाफा हुआ है, उसकी वजह से जनाबे वाला लोग जो है वो डॉलर और सोना खरीदना शुरू हो गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन और आमदन का ग्रोथ है उसमें तकरीबन 16 से अब 24% का डिफरेंस है। मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो 14 से 24% या 14 से 20% वो ज्यादा है। और हम ये भी कह रहे थे कि जब मतलब 75% लोग जो हैं उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, यहाँ हम कह रहे हैं कि 4% ओवरऑल आमदनी में इजाफा हुआ है। तो हम किस गड़े में जा रहे हैं? कम से कम कोई एक बयान जो है वो तो आपका मैच करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आपका दिया हुआ बयान जो है वो ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच करना चाहिए। और ये आजकल जो बयान इनके आ रहे हैं, मैं तो समझता हूँ शायद पता नहीं बुखलाहट का शिकार हो गए हैं और वो बयान जो हैं वो उनका ग्राउंड रियलिटी के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्यों कहा कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ने के इम्कानात हैं? उसकी शायद वजह ये भी है कि मुल्क में बिजली की पैदावारी लागत में 60% इजाफा हो गया है। अल्लाह की पनाह, अगर बिजली की पैदावार में 60% इजाफा हो गया है, अब जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट अपने पास से तो देगी नहीं, तो सब्सिडी जो बिजली के ऊपर दी जा रही थी वो सारी खत्म करते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर बिजली की पैदावार में इजाफा होता है तो बिजली की प्राइस में इजाफा होगा। बिजली की प्राइस में इजाफा होगा तो आपकी जो लिविंग कास्ट है वो आपकी और बढ़ जाएगी। मतलब सिंपल सा है कि मुल्क में महंगाई जो है वो भाई सब आ रही है। अब एक तरफ ये बात का होती है, दूसरी तरफ बात आप देखें कि डे बाय डे बिजली महंगी भी हो रही है। ठीक है जी। और अब ये कह रहे हैं कि जो बिजली चोरी हो रही है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी है या चोरी कम हो रही है। उसके बावजूद जो सर्कुलर डेट है जिसको गर्दिशी कर्जा कहते हैं बिजली के शोबे में, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आज एक नई चीज आ गई है कि पेट्रोलियम के गर्दिशी कर्जे जो है उसमें 50% इजाफा हो गया है। तो आप समझ जाए बात कि बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे बढ़ने की वजह से बिजली डे बाय डे महंगी होती जा रही है। और अब पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर जो गर्दिशी कर्जे बढ़ेंगे तो ये फिर डे बाय डे ये भी महंगा होगा। और आपको पता है कि मुल्क में बिजली महंगी हो, मुल्क में तेल महंगा हो, मुल्क में डॉलर महंगा हो, और तीनों भाई मिलके महंगाई को लेके आते हैं। एक बड़ी अच्छी पोस्ट में कल कहीं पढ़ रहा था, लेकिन उससे ही पहले इस बात का जिक्र करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि अगर हमारे बच्चे उस साथजा को अपना आइडियल मान लें तो मेरा ख्याल है कि मुआशरे का हर फर्द जो है वो एजुकेटेड होगा। लेकिन अगर उसी मुल्क में आपके पीएचडीज, आपके उस्ताद तनख्वाहों में इजाफे
ना होने की वजह से या तनख्वाहों में इजाफा ना होने की वजह से धरने देंगे, तो आप अपने मुल्क की तरक्की की स्पीड जो है उसका अंदाजा कर लें। और उसको बड़ी अच्छी बात जो है वो बड़ी अच्छी इसलिए कह रहा हूं कि मैं दूसरे जो अपोनेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि ये जो लोग उसातिज़ा की तनख्वाहों के बारे में फैसले करते हैं, काबीना के अंदर हैं या नॉन काबीना है या ब्यूरोक्रेसी में है, इनको शायद एक सेकंड के लिए ये सोच लेना चाहिए कि हम अगर CSS करके आए हैं, अगर हम PCS करके आए हैं, वोटिंग सिस्टम से आए हैं, मेरे को लोगों ने मुंतखब किया हमें, तो कहीं ना कहीं उस्ताद जो है उसने भी अपना रोल अदा किया है। और सबसे बड़ी बात, अब जैसे आप कहते हैं काबीना में कि बैचलर होना जरूरी है मिनिस्टर का या उससे आगे की एजुकेशन जो है, तो इसका मतलब कि बैचलर तक भी तो प्रोफेसर जो आपको पढ़ाता रहे ना, तो जब उसकी तनख्वाह में इजाफे की बात आती है तो जनाब वाला आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। और वैसे भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर जब भी कभी आपने कट लगाना तो सबसे पहले कट आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो थे उसके ऊपर लगाते हैं, भाई ये अनप्रोडक्टिव है, इसको खत्म करो। क्या उसातिज़ा का हक नहीं बनता कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए? जैसे बाकी शोबे हैं उसके ऊपर आप काम करते हैं, क्या उसातिज़ा का हक नहीं बनता कि उनको भी इंसेंटिव दिए जाएं? क्या उसातिज़ा का हक नहीं बनता कि उनको मराद दी जाए ताकि वो भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत दे सकें, अच्छे तरीके से रह सकें और अच्छे तरीके से उनको कुछ पहना सकें? लेकिन नहीं, शायद हम ये सोचते नहीं है। और मैं अपने मुआशरे के जवाल की एक वजह यह भी समझता हूं कि जब कोई कौम अपने उसातिज़ा की इज्जत नहीं करती तो थप्पड़ उनका फिर मुकद्दर बन जाए। पॉलिटिकल लोग जो हैं वो जारी सी बात है, जो ख्वाब देखते हैं उनकी कोशिश होती है, अल्लाह से दुआ होती है कि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक ही चीजें ख्वाब में दिखाई जाएं। मैं बड़ा खुश होता अगर मेरे प्रेसिडेंट साहब ये कहते हैं कि मेरा ख्वाब है कि मुल्क के अंदर से गुर्बत खत्म हो जाए, मेरा ख्वाब है कि कराची के लोगों को साफ पानी मिल जाए, मेरा ख्वाब है कि गरीब का बच्चा जो है उसको भी एजुकेशन फैसिलिटीज वैसे ही मिलें जैसे अमीर के बच्चे को मिलती हैं। मेरे प्रेसिडेंट साहब ये कहते हैं कि मेरा ख्वाब है कि मुल्क के अंदर जो गरीब और अमीर की तफरीक है वो कम से कम हो सके या इनकम इनक्वालिटी कंट्रोल हो सके। मेरा ख्वाब है कि मुल्क के अंदर हर बंदे को बुनियादी जरूरियात जो हैं वो बाआसानी मिल सकें। लेकिन हमारे ख्वाब क्या हैं कि मैं जनाबे वाला मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखने का ख्वाहा हूं। तो सर ये है हमारा विजन और ये है हमारे ख्वाब। मेरा ख्याल है कि अभी मुल्क के अंदर लीडरशिप के पैदा होने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक वक्त था जनाबे वाला कि हम लोग शो डालते थे, मुझे अच्छा बड़ा याद है मेरे वालिद साहब का एक दफा मुझसे वो झगड़ा हो गया, झगड़ा नहीं कह सकते, मतलब कि थोड़ी सी ड्राई किस्म की गुफ्तगू हो गई। तो मुझे कहते हैं ये क्या किया पिछली गवर्नमेंट ने? मैंने कहा भाजी क्या हुआ? ये सड़कें बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, ठीक है, मोटरवे बनाए जा रहे हैं। तो मैंने अपने अब्बा जी को बड़ा मीठे से लहजे में रिप्लाई किया कि अब्बा जी आज आपका बेटा जो है अपने गांव से 45 मिनट में लाहौर चला जाता है, किस वजह से? ये जो अभी सियालकोट लाहौर मोटरवे बना है इस वजह से। और जब ये मोटरवे नहीं था तो जीटी रोड से कम हमें 2.25 से 3.5 घंटे लग जाते थे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से आपका टाइम बचाता है। तो मेरे अब्बा जी खामोश हो गए। और आपने देखा कि जब वाला उस वक्त जो अपोजिशन थी वो ये कहती थी कि सारा मुल्क का पैसा मोटरवेज में लगा दिया, जाया कर दिया, मुल्क के अंदर जब वाला शहरों में अंडरपासेस बना दिए, पैसा जाया हो गया, शहरों में ब्रिजेस बना दिए, ओवरब्रिज बना दिए, पैसा जाया हो गया। और आज जब वाला हम ये कह रहे हैं कि मुआशी तरक्की में सड़कों का अहम किरदार, अगला इलेक्शन हम कारकर्दगी पर जीतेंगे। आई एम 100% श्योर अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आप शायद ना जीत पाए। अगली बात मैं करना नहीं चाहता, लेकिन आपको यह पता है कि मुआशी तरक्की में सड़कों का किरदार जो है जनाब वो बहुत अहम है। और आप अमली तौर पे क्या कर रहे हैं कि सड़कों की बहाली के बजट को 10 अरब का, वैसे लफ्ज कट लिखा, मैं टीका कहूंगा कि 10 अरब का टीका लगा दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो सड़कों की बहाली या मेंटेनेंस के लिए जो बजट मुख्तस किया गया था वो
कम कर दिया गया है। आप यकीन करें, ये रूरल पाकिस्तान जो है, इसकी सड़कों के ऊपर आप सफर करें, आपको लागत समझ जाएगी कि जनाब वाला किस कदर सड़कों का हाल जो है वो बुरा हो गया है। इसी तरह शहरों से जब आप बाहर निकलते हैं, तो या शहरों के जो डाउनटाउन है उससे जब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, मैं उन सोसाइटीज की बात नहीं कर रहा, शहरों की बात कर रहा हूँ, तो तब भी आपको सड़कों का वो अंदाजा हो जाएगा। जो पुराने मोटरवेज आपके बने हैं, उनकी मेंटेनेंस जो है वो कितनी हो रही है, वो बाहर निकले हैं, वो आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तबाही के धाने पे खड़े हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारे हुकाम बाला को मुल्क के बारे में संजीदगी से सोचने की तौफीक अता फरमाए।